जय हिंद, नमस्कार। मैं धर्मेश सर आपका तहे दिल से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी शुक्ला एजुकेट में फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको मूल विधि संविधान पढ़ा रहा था और मूल विधि संविधान के अंतर्गत हम लोग आईपीसी की बात स्टार्ट किए थे, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की बात हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे। और इस क्लास में हम लोग आज भारतीय दंड संहिता की धाराओं के विषय में आज अध्याय 1 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो टॉपिक आज का क्या है? भारतीय दंड संहिता अध्याय 1। क्या हो जाएगा? भारतीय दंड संहिता अध्याय 1 टॉपिक है आज आपका। 1 बाई 1 एक एक धारा आपको याद हो जाएगी। बस क्लास में आपको मेरे साथ बने रहना है, निश्चित तौर से कोई कन्फ्यूजन आपको आने नहीं पाएगी। देखिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि आईपीसी, और मैंने आपको बताया था आईपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन पेनल कोड। हिंदी में भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड और उर्दू में क्या कहा जाता है? ताज़-ए-रादे हिंद। इसके अध्याय 1 की बात आज की क्लास में हम लोग प्रारंभ करेंगे और ये देखेंगे कि अध्याय 1 में कौन कौन सी धाराएं हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद हो जाएं तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज अध्याय 1। और अध्याय 1 का क्या नाम है? तो नाम याद रखिएगा, अध्याय 1 का नाम है प्रस्तावना। जैसे कि हम लोग संविधान पढ़ते हैं तो वहाँ भी प्रस्तावना है, एज इट इज आपके यहाँ पर भारतीय दंड संहिता यानी इस दंड विधान में जो पहला टॉपिक है वो आपका क्या है? प्रस्तावना, या इसी को क्या कहा जाता है? उद्देशिका। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इंट्रोडक्शन कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा? प्रेम्बल कहा जाएगा। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? इंट्रोडक्शन कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा? प्रेम्बल कहा जाएगा। तो चैप्टर का नाम याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, चैप्टर का नाम है अध्याय 1 प्रस्तावना या उद्देशिका। और इसके अंतर्गत इस आईपीसी के परिचय की बात होती है और यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, उसको 1 बाई 1 सारे सेक्शंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत पहले अध्याय के अंतर्गत 5 धाराएं दी गई हैं। कितनी धाराएं दी गई हैं? 5 धाराएं दी गई हैं। अगर प्रश्न यह आपसे पूछा जाए कि भारतीय दंड संहिता के पहले अध्याय में कितनी धाराएं हैं तो बोल के जरा गुनगुना के बताइएगा, बोलिएगा कितनी धाराएं? 5 धाराएं। 5 धाराएं हैं किसमें? पहले अध्याय में। मैंने आपको बताया था कंप्लीट धाराओं की बात करेगा तो कितना? 511, दैट मीन्स क्या? 511। क्लास में याद हो जाना चाहिए, बाद में रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम के लिए टाइम कम है। 1 बाई 1 सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो कितनी धारा पढ़नी है आपको? 5 धाराएं पढ़नी है। 5 धाराएं। कितनी? 5। इसमें कंप्लीट 5 धारा आपको पढ़नी है। तो हम लोग धारा 1 से बात करेंगे, बिना देरी किए हुए एक एक धारा मैं आपको समझाऊंगा। पहली धारा के अंतर्गत सेक्शन 1 यानी धारा 1। धारा 1 में क्या बात उल्लेखित की गई है? क्या कहा गया है? धारा 1 में संहिता का नाम, संहिता का नाम क्या लिखा हुआ है? धारा 1 के अंतर्गत क्या? संहिता का नाम एवं प्रवर्तन का विस्तार। क्या लिखा हुआ है? धारा 1 में संहिता का नाम एवं प्रवर्तन का विस्तार, यानी कि संहिता, ये जो संहिता है इसका नाम का उल्लेख कहाँ किया गया है? धारा 1 में किया गया है। और इसके प्रवर्तन का विस्तार, प्रवर्तन का विस्तार का मतलब कि इस संहिता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, किस क्षेत्र तक है, कहाँ पर है, ये बात किसके अंतर्गत की जा रही है? धारा 1 के अंतर्गत की जा रही है। देखिएगा, धारा 1 क्या कहता है? संहिता का नाम, संहिता के नाम के बारे में बात होगी। कहाँ पर? धारा 1 के अंतर्गत। एवं प्रवर्तन का विस्तार, यानी इस संहिता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये भी बात कौन करता है? धारा 1 के अंतर्गत ही ये बात आपसे कही जा रही है, ये बात बताई जा रही है। तो संहिता का नाम इसके अनुसार यानी धारा 1 के अनुसार
इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता। क्या नाम है बोलिएगा, जरा बोल के बताइएगा, बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता क्या है बोलिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860। क्या भारतीय दंड संहिता 1860 होगा, क्या होगा, भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। यानी ये कहाँ कहा गया है, यानी संहिता का नाम किस धारा में बताया गया है, तो याद रखिएगा पहली ही धारा जो दी गई है भारतीय दंड संहिता की, उसके अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि इस संहिता का नाम जो होगा वो भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। प्रश्न यह दिमाग में आता है कि इसका नाम भारतीय दंड संहिता के साथ साथ 1860 क्यों लगाया गया है, तो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया था कि 1860 में ही ये भारतीय दंड संहिता बनकर तैयार हुई थी, इसीलिए यहाँ पर 1860 लगाया जाता है। पिछली क्लास को जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है दोस्तों, प्लीज पिछली क्लास के वीडियोस को देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे आपको यकीन हो जाएगा कि भारतीय दंड संहिता या मूल विधि से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपकी क्लास के बाहर। चलिए, तो धारा 1 में क्या, संहिता का नाम प्रवर्तन का विस्तार, इसके अनुसार इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। विस्तार की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर अब बात करें विस्तार की, तो आगे बढ़िएगा, विस्तार की चर्चा मैं आपसे करूँगा विस्तार में। तो यहाँ पर देखिए इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, ठीक है, समझिएगा विस्तार कहाँ कहाँ है। तो विस्तार कहाँ है, पूरे भारत पर, बोलो जरा कहाँ पर, पूरे भारत पर, पूरे भारत पर, कोई ऐसी जगह नहीं है पूरे भारत में जहाँ पर विस्तार ना हो। लेकिन जब यह दंड संहिता जो है लागू हुई, यानी अगर ये पूछा जाए कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई, जरा उस पर चर्चा कर ले। पहले भी बता चुका हूं, जल्दी से बोल के बताइएगा, जिन बच्चों ने क्लास की है जल्दी से बोलिए, मुंह से गुनगुनाइए कि भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई। जल्दी से बोलिए, 1 जनवरी 1862, बोल के बताइए, बोलिए जरा मुंह से बोलिए, कब, 1 जनवरी 1862, है ना, 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू हुई थी, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। कहां को छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू हुई थी। तो भैया जम्मू कश्मीर में कौन सी संहिता थी, बोल के बताओ जरा। पहले भी बता चुका हूं, रणवीर सिंह संहिता। कौन सी थी, आरपीसी, रणवीर सिंह संहिता। लेकिन अब प्रश्न यह बनता है, क्या वर्तमान में आईपीसी पूरे भारत में लागू है, या क्या वर्तमान में आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू है कि नहीं लागू है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब पिछली बार यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी तब आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग इस बार की परीक्षा की बात करें तो भैया इस बार आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुकी है। तो पहला प्रश्न ये, पिछली बात फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बार बार पढ़िए, पढ़ने की चीजें पढ़ते रहिए। पिछली बात फिर से रिपीट करेंगे, आईपीसी यानी क्या, बोलो जरा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 कब लागू हुई थी, 1 जनवरी। कब लागू हुई थी, 1 जनवरी 1862 को बनकर कब तैयार हुई थी, 6 अक्टूबर बनकर कब तैयार हुई थी, बता चुका हूं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुई थी, और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में लागू करने की बात की थी। ये बात याद रखिएगा, 1 जनवरी 1862 को पूरे भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुई थी, लेकिन वर्तमान में
जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू है, जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी, जम्मू एंड कश्मीर में भी आईपीसी लागू है। पूछो भैया कैसे? तो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में यह विधेयक लाया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया जाए, और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन की विधेयक के तहत 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। कब मंजूरी मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी 9 अगस्त 2019 को मिली थी। और विधेयक कब लाया गया था? पहले राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को यह प्रस्ताव लाया था। किस बात का प्रस्ताव? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। आ रही बात समझ में? तो यह जो प्रस्ताव था 5 अगस्त को लाया गया था। जरा इसके बारे में समझ लेते हैं, पूरी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम याद रखिएगा, एक एक बात याद होगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया गया। कहाँ लाया गया? राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में लाया गया। और 9 अगस्त 2019 को, कब बोलिए जरा? 9 अगस्त 2019 को, फिर से बोलिएगा, बोल के बताइएगा। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। मंजूरी कब मिली थी? बोलो जरा, गुनगुना के बताओ, बोलो मेरे भैया। राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी 9 अगस्त 2019 को मिली थी। और एक बात ये भी याद रखना, क्या याद रखना? कि इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के दूसरे भाग यानी लद्दाख को 2 भागों में, इस प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से प्रदेश में? जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा कौन सा? लद्दाख। और इन्हें केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। किसके अंतर्गत? ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, इसके अंतर्गत। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, अब अगर आपके एग्जाम में प्रश्न यह बनता है कि जम्मू कश्मीर में आईपीसी कब लागू हुई, या जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू होने से पहले वहां पर कौन सा दंड विधान लागू था, तो जम्मू कश्मीर में इसके पहले 5 अगस्त के पहले, इसके पहले आरपीसी बताया भी शायद था मैंने आपको, फिर से रिवीजन कर लो। यानी रणबीर सिंह, क्या नाम था? फिर से बोलो, रणबीर सिंह संहिता, दंड संहिता लागू थी। क्या लागू थी? रणबीर सिंह दंड संहिता लागू थी। लेकिन वर्तमान में, अब पूछा जाए, वर्तमान में 31 अक्टूबर, 31 ऑफ अक्टूबर, वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी पूरे भारत में धारा 370 जब हट गई, तो जम्मू एंड कश्मीर में यानी अब पूरे भारत में आईपीसी क्या हो गई? लागू हुई। क्या हो गई? आईपीसी लागू हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, बहुत आसानी से सीख पा रहे हो। 2-3 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बात याद रखनी है? कि पूरे भारत पर आईपीसी लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को, ये बात रट लो, याद कर लो। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब लाया गया था? वो 5 अगस्त 2019 को लाया गया था। और 9 अगस्त 2019 को इस अधिनियम को क्या मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। और 31 अक्टूबर यानी 31 ऑफ अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यानी कि अब पूरे भारत के भूभाग में क्या हुआ था? आपकी आईपीसी लागू हो गई थी। याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो याद हो जाना चाहिए भाई। चलिए आगे बात करें, पूरे भारत का मतलब क्या?
स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ूंगा मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखिए देखिए अब एक बात यहां जरा समझने वाली है, पूरे भारत का क्या अर्थ है। यहां पर पूरे भारत से हम क्या समझते हैं? पूरे भारत का मतलब कि चाहे भारत का थल का क्षेत्र हो यानी जमीन हो, जल का क्षेत्र हो प्लस थल का क्षेत्र हो, चाहे वायु का क्षेत्र हो, पूरे भारत में क्या होगी? आईपीसी लागू होगी। चाहे जिसका क्षेत्र हो पूरे भारत में आईपीसी लागू होगी। जरा सा मैं एक बार मैप बनाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा ये आपके इंडिया का मैप बन रहा है, देखिएगा चलिए ऐसा ही कुछ है मैप, है ना, ऐसा ही कुछ मैप है। चलिए ऐसा ही कुछ मैप आपका है इंडिया का, ठीक है। चलिए चलिए ये एक ऐसा रफली मैंने बना दिया है भारत के नक्शे के विषय में। तो देखिएगा चाहे ये पूरा थल का क्षेत्र पूरा का पूरा पूरे थल के क्षेत्र की बात करें, या इस क्षेत्र में से वायु में यानी हवा में अगर कोई बात होती है तो उस पर भी क्या होगा, यानी थल के क्षेत्र में तो है ही है, जल में भी यानी हवा में भी, अगर हवा में भी भारत के क्षेत्र में हवा में भी क्या होगा? आईपीसी लागू होगी। जैसे हम लोग प्रयागराज स्टूडियो से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सीधा लाइव प्रसारण दे रहे हैं। तो प्रयागराज में अगर देखा जाए तो प्रयागराज के जो ऊपर का क्षेत्र है यानी हवा वाला क्षेत्र है, ये भी तो इंडिया में ही है। तो पूरे भारत में इस प्रकार से क्या होगी? आईपीसी लागू होगी। अच्छा जल की बात करें तो जल प्रादेशिक जो सीमा वाले क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर देखें जल प्रादेशिक सीमा वाले क्षेत्र हैं, हिंद महासागर है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। जल प्रादेशिक क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर, इनमें भी आईपीसी लागू होगी। और आईपीसी कितना दूर तक लागू होगी, यानी कि आईपीसी यहाँ पर जो है 22.2 किलोमीटर तक जल में लागू होगी। कितना किलोमीटर तक? 22.2 किलोमीटर तक जल में आईपीसी लागू होगी। भारत की सीमा से जो समुद्री सीमाएं हैं यहाँ पर 22.2 किलोमीटर तक क्या होगा? आईपीसी जल में भी लागू होगी। ये बात आपको याद रखनी है। पूछा जाए कि जल में यानी समुद्र में यानी महासागरों में कितनी दूर तक भारत की आईपीसी लागू, तो क्या जवाब? 22.2 किलोमीटर तक आईपीसी लागू, यानी 12 नाइटिंगल मील। ये 12 नाइटिंगल मील क्या होता है? 12 नाइटिंगल मील का मतलब हो जाएगा 1852 मीटर, यानी क्या हो जाएगा? एक नाइटिंगल मील में 1852 मीटर होता है, समझिएगा। एक नाइटिंगल मील में, किलोमीटर नहीं लिखा है, नाइटिंगल KN लिख दे रहे हैं, नाइटिंगल मील में कितना होता है? 1852 मीटर होता है। सीधा सीधा याद रखिएगा कि 22.2 किलोमीटर तक 22 किलोमीटर 200 पॉइंट कितना 2 किलोमीटर तक 22 किलोमीटर और 200 मीटर तक क्या होगा? जल में भी आईपीसी लागू होगी। सीधी सी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये भी जरा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। एक बात और, इसके विस्तार के संदर्भ में एक बात और समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अगली धारा में हम लोग बढ़ेंगे। हो गया? चलिए देखिए, किसी भी देश का जो एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, वहाँ पर उस देश के निवासी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे इंडिया का हर देश में अपना एक दूतावास है। अमेरिका में भी क्या होता है? भारत के राजदूत होते हैं, उससे संबंधित लोग, उस विभाग से संबंधित लोग वहाँ पर राजनयिक रहते हैं। तो जैसे अमेरिका में भी भारत का दूतावास है, वहाँ पर भारत के लोग हैं। पाकिस्तान मतलब सारे देशों में जो भी देश हैं वहाँ पर भारत का दूतावास है। रूस में भी है, चाइना में भी है, हर जगह भारत का दूतावास है। बात समझिएगा। तो बात समझिएगा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिएगा। किसी भी देश, यदि किसी भी देश
किसी भी देश में, किसी भी देश में भारत का दूतावास, भारत के का दूतावास, किसी भी देश में भारत का दूतावास का क्षेत्र भारत का स्थान माना जाएगा, भारत का स्थान माना जाएगा, स्थान माना जाएगा और वहाँ आईपीसी लागू होगी। और दूतावास में क्या होगा, वहाँ आईपीसी लागू होगी। समझिएगा क्या कहने का मतलब है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में क्या है, भारत का दूतावास है। मान लीजिए अमेरिका में भारत का दूतावास है और दूतावास में क्या है कि जो क्षेत्र है, जो स्थान भारतीय दूतावास के लिए दिया गया है, वहाँ पर कोई घटना घटित होती है, कोई अपराध कारित होता है, तो उस दशा में वहाँ पर जो दंड विधान है कौन सा है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी। और वो जगह भारत के लोगों के लिए है, वो भारत का स्थान माना जाएगा। भारत का स्थान हो नहीं जाएगा, भारत का स्थान माना जाएगा। और वहाँ पर कोई घटना दुर्घटना होती है तो वहाँ पर क्या लागू होगा, बोलिएगा जरा प्यार से बोलिएगा भारतीय दंड संहिता 1860। इज दैट क्लियर। यानी कि धारा 1 के विषय मैंने आपसे चर्चा करी कि धारा 1 क्या कहता है। धारा 1 के अंतर्गत संहिता का नाम तथा उसके प्रवर्तन के विस्तार की बात की गई है। यानी कि धारा 1 के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर विस्तार है और क्या नाम है संहिता की, ये बात आप लोगों ने सीखी। क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े हम लोग। चलिए धारा 2 की बात करेंगे। धारा 1 सभी को क्लियर। धारा 2 सेक्शन 2, धारा 2 यानी सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंतर्गत भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड क्या हो जाएगा, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 2 में क्या लिखा हुआ है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। समझिएगा कैसे दंड दिया जाएगा भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड। अगर देखिए यहाँ पर समझिएगा, भारत के क्षेत्र में चाहे भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो या विदेशी, या कोई विदेशी, चाहे भारतीय नागरिक हो या कोई क्या हो, विदेशी हो, उस पर अगर अपराध करता है तो आईपीसी क्या होगी, लागू होगी। अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। समझिएगा कैसे आईपीसी लागू होगी, देखिएगा बात को समझिएगा। अगर भारत क्षेत्र के भीतर कोई भारत का नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर आईपीसी लागू होगी। अब भारत क्षेत्र के अंदर अगर कोई विदेशी भी, दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति, कोई विदेशी भी कोई अपराध कारित करता है तो उस पर क्या लागू होगी, आईपीसी ही लागू होगी, अगर वो भारत क्षेत्र के भीतर कोई अपराध कारित करता है तो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। धारा 2 में क्या बात कही गई, भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड की बात की गई है। अच्छा एक बात यहाँ पर और समझ लीजिएगा, एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सेप्शन की बात जरा समझ लो। एक्सेप्शन क्या कहता है, बोलो भैया एक्सेप्शन क्या कहता है, अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या, अपवाद। देखिए किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष
किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे अमेरिका के हों, चाहे रसिया के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, किसी भी देश के क्या राष्ट्राध्यक्ष हों, दूत हों, प्रधानमंत्री हों या भारत के राष्ट्रपति हों, या किसी राज्य के राज्यपाल हों, प्रधानमंत्री हों, तो उन पर आईपीसी के धारा के अंतर्गत की धारा के तहत कार्यवाही नहीं की जाती, कार्यवाही नहीं की जाती। अभी देखिए सेक्शन 2 क्या कहता है, अभी सेक्शन 2 क्या कहता है कि भारत क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों के दंड, कहने का तात्पर्य भारत क्षेत्र के भीतर वो भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी या कोई भी व्यक्ति कोई भी हो, उस पर भारत क्षेत्र के अंतर्गत अगर वो कोई अपराध कारित करता है तो क्या होगा, तो ऐसी दशा में उस पर आईपीसी लागू होगी। लेकिन अपवाद स्वरूप ये कहा जाता है कि अगर कोई विदेशी किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, दूत हो, प्रिंस हो, उसके परिवार का सदस्य हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ऐसे जो उच्च पद हैं देश में, ऐसे व्यक्तियों पर आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाता है। और ये बहुत ही सम्रांत पद होते हैं, बेसिकली ऐसी गलतियां करते नहीं कि आईपीसी के तहत इन पर मुकदमा चलाया जाए। ये अपवाद के रूप में आप लोग याद कर सकते हो, याद रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्रिमिनल केस नहीं चलाई जाती, क्या नहीं, आईपीसी की धारा के तहत क्रिमिनल केस की कार्रवाई नहीं होती। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था क्रिमिनल केस क्या होते हैं, बताया था क्रिमिनल केस क्या होते हैं, दीवानी में केस क्या होते हैं, यानी सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, इनकी बात हम लोग कर चुके हैं, याद होगा आपको। तो क्रिमिनल केस नहीं चलते, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बात करेंगे सेक्शन 3 की, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए धारा 3 की बात करेंगे, धारा 3 की बात करेंगे। भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। देखिए धारा 3 क्या कहता है, भारत से, धारा 3 सेक्शन 3 की बात करेंगे। भारत से परे, भारत से परे किंतु उसके भीतर, किंतु उसके भीतर, भारत से परे किंतु उसके भीतर किए, किंतु उसके भीतर विचारणीय, विचारणीय अपराधों, विचारणीय अपराधों का दंड, के लिए दंड या का दंड। भारत से परंतु किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, उसके भीतर विधि के अनुसार, क्या लिख लेंगे, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। जरा सा सेंस समझते हैं, एक बार सेंस समझते हैं, क्या सेंस है इसका, क्या कहना चाहता है सेक्शन 3। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया भारत से परे, परे का मतलब क्या होता है, से बाहर, जैसे बोलते नहीं ये बात मेरी समझ से परे है, परे का मतलब क्या, मेरी समझ के बाहर है, यानी बात समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पर क्या बात कीजिए, भारत से परे, परे का मतलब क्या, परे का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर किससे है, बाहर से, भारत से बाहर, लेकिन उसके भीतर अपराध क्या हो रहा है, भारत के बाहर हो रहा है। ठीक है, और क्या किया गया वहां पर, अपराध भारत से बाहर हो रहा है, लेकिन विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड, यानी भारत में उस दंड पे विचार किया जाता है, तो उसके अनुसार जो है ये किस क्या लागू होगी, उस पर आईपीसी लागू होगी। जरा एग्जाम्पल समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा, जरा एग्जाम्पल समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भारतीय व्यक्ति है,
कैसा व्यक्ति है? भारतीय व्यक्ति है और किसी विदेशी व्यक्ति से कोई बिजनेस करता है, बिजनेस डील करता है, ठीक है। भारतीय व्यक्ति क्या करता है? किसी विदेशी से बिजनेस डील करता है। देखिएगा, वन बाय वन समझिएगा। ये भारतीय है, ठीक है, और ये कोई विदेशी है। ये भारतीय व्यक्ति है, भारत में है, और ये किसी भी अन्य राष्ट्र में है, ठीक है। ये विदेशी है, ये भारतीय है और ये विदेशी है। अब इनमें फ़ोन के माध्यम से दोनों में बातचीत हो गई, बिजनेस डील हो गई। क्या हो गई? बिजनेस डील हो गई। समझिएगा, वन बाय वन आज ही क्लियर कर दूंगा। एक भारतीय और एक विदेशी है, दोनों में क्या हो गई? कोई बिजनेस डील हो गई। अब क्या हो रहा है? बिजनेस डील हो गई और अमेरिकी व्यक्ति ने कहा, विदेशी ने कहा भारतीय से, ऐसा करो आप 20 लाख रुपए, कितने बोलो जरा? 20 लाख, 20 लाख रुपए आप मुझे एडवांस कर दो, मैं आपको रॉ मटेरियल पहुंचवा दूंगा इंडिया में। अब भारतीय व्यक्ति होते ही है सीधे साधे, है ना? बोलिए, सीधे साधे होते हैं ना भारतीय? बोलो जरा, मुस्कुराओ नहीं भैया, बोलो। हाँ, नहीं होते, है ना? तो अब क्या किया भारतीय ने? विदेशी को, चाइनीज को, मान लो चाइनीज बहुत होशियार होता है, वही कोरोना वाला, हाँ वही वाला। तो अब क्या किया भारत ने? चाइना वाले को क्या कर दिया? 20 लाख रुपए दे दिए। अब 20 लाख दे दिए और इसने पैसा पाने के बाद क्या कर दिया? इनकार कर दिया रॉ मटेरियल भेजने से। तो ऐसी दशा में जो अपराधी है, यानी जो अपराध हुआ भारत से परे हुआ, लेकिन जो विधि है वो विचारणी कहाँ पर है? अपराध में वो विचारणी है। अरे बात समझ में? अपराध में वो विचारणी है। तो ऐसी स्थिति में उस विदेशी के ऊपर आईपीसी लागू होगी और उसे भारत सुनवाई के लिए आना पड़ेगा। तो ये क्या सेंस देता है? भारत से परे लेकिन उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध का दंड का प्रावधान कौन करता है? धारा 3। आ रही बात समझ में? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ने की बात मैं आपसे करूंगा, जरा सा स्क्रीनशॉट ले, लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, एक पॉइंट और समझ लीजिएगा। अगर कोई भारतीय अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है और अमेरिका में अपराध करता है। कहां पर? अमेरिका में अपराध करता है। कहां पर अपराध करता है? अमेरिका में अपराध करता है। तो वह जो है, वो जो भारतीय व्यक्ति है, ये सेक्शन 3 के अंतर्गत ये है, भारत से परे है लेकिन भारत की विधि के अनुसार विचारणी दंड है। कोई भारत का व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पूर्वांचल का व्यक्ति है, कोई बनारस का व्यक्ति है, और कहाँ जाता है? वो चला जाता है रसिया, और रसिया में कुछ गड़बड़ करके आता है, समझेगा? चला जाता है रसिया, और रसिया में थोड़ा सा रसिया हो जाता है, कुछ गड़बड़ करके आता है, तो क्या होगा बोलो जरा? उसको जो दंड विधान जो लागू होगा, अरे गड़बड़ का मतलब समझते हो ना? गड़बड़ का मतलब कुछ खराब काम करना। तो अगर कोई बनारस का व्यक्ति है और वो क्या करता है? वो कोई खराब काम करके आता है, विदेश में खराब काम करता है, तो भारत से परे है लेकिन वो भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध है। तो इस केस में भी क्या होगा? क्या होगा बोलो जरा? आईपीसी लागू होगी। मुस्कुरा के बोलो, आईपीसी लागू होगी। मुस्कुरा के बोलो, आईपीसी लागू होगी, ठीक है। तो भारतीय अमेरिका में अपराध करता है तो भारत से तो परे है लेकिन उस पर क्या होगी? आईपीसी लागू होगी। ये कौन बोलता है मेरे दोस्तों? बता दो जरा। ये कहता कौन है? ये आईपीसी के सेक्शन 3 के अंतर्गत लिखा हुआ है। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 3 में इसका प्रावधान किया गया है। आ रही बात समझ में? बात करें सेक्शन 4 की, बोलो जरा। बात करें किसकी? सेक्शन 4 की। स्क्रीनशॉट तो लेना है ना? ले लो फिर, प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया? चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़े हम लोग। बोलो,
चलो अब सेक्शन 4 की बात करें। सेक्शन 4 धारा 4 सेक्शन 4 की बात करें। भारतीय दंड संहिता के 3 सेक्शंस आपको याद हो गए हैं। सेक्शन 4 की बात मैं आपसे करूं। राज्य के अधीन क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत समझिएगा, शाब्दिक अर्थ में बताता हूं। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार एवं दंड का उपबंध। और क्या? संहिता के उपबंध, संहिता के उपबंध। आइए जरा इसका अर्थ समझते हैं हम लोग, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। राज्य क्षेत्रातीत यानी राज्य के, यानी भारत के, राज्य के क्षेत्रातीत यानी भारत के क्षेत्र का हो, और संहिता का विस्तार कोई जैसे भारत का क्षेत्र का है और उस पर संहिता का विस्तार कहाँ तक लागू होगा, इसके लिए क्या बात कही गई है, ये धारा 4 में बात कही गई है। फिर से समझिएगा, कोई वस्तु राज्य की हो यानी भारत की हो और वो कहाँ जाए और उसका कहाँ तक संहिता में विस्तार होगा, ये बात कौन कहता है? सेक्शन 4। समझिएगा भैया कैसे सेक्शन 4 बात करेगा इसकी। तो सेक्शन 4 में क्या बात कही गई है, आइए जरा समझ लेते हैं हम लोग, प्यार से समझ लेंगे कैसे कहा जाएगा। देखिएगा, कोई पोत या विमान जो भारत में क्या है, पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, कोई अरे शिप जिसे कहते हो, पानी वाली जहाज जिसे पोत में बोल रहा हूँ। शाब्दिक हिंदी में शब्दों को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, इंग्लिश में भी समझिएगा। शब्दों पे पकड़ बनाएंगे तो निश्चित तौर पे मूल विधि संविधान से आसान कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ ही नहीं आएगा। सबसे आसान सब्जेक्ट शब्दों पकड़िएगा। कोई पोत या विमान, कोई यानी कि शिप या हवाई जहाज है ना, या प्लेन, जो भारत के क्षेत्र में रजिस्टर्ड है यानी भारत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और उस पर कोई घटना जो है कारित होती है, चाहे वो जिस राज्य में हो, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, भारत से बाहर भी अगर कोई घटना कारित होती है तो ऐसी स्थिति में उस पर आईपीसी ही लागू होगी। जरा नोट करके मैं आपको बताता हूं। अगर देखिएगा, भारत में पंजीकृत पोत या विमान, भारत में पंजीकृत पोत या विमान, चाहे वह कहीं भी हो, यानी भारत में ना हो, विदेश में हो, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, विदेश में, उसमें कोई अपराध घटित होता है, उसमें कोई घटना घटती है, उसमें कोई घटना घटे तो घटना घटे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर उसमें कोई घटना घटे तो उस पर क्या लागू होगी, बोलो जरा, उस पर आईपीसी लागू होगी। क्या लागू होगी, बोलो जरा, उस पर आईपीसी लागू होगी। आ रही बात समझ में कि नहीं, बोलो जरा, आ रही बात समझ में? क्लियर है ना, क्लियर है ना? एक बार फिर से बोलो, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। फिर से समझिएगा, राज्य के क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। अर्थ क्या हुआ कि राज्य के क्षेत्र की कोई वस्तु है, उस पर अपराध का विस्तार अगर कहीं भी, संहिता का विस्तार कहीं भी होता है या संहिता के लिए क्या उपबंध किया गया है, इसका अर्थ भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान है और वो इस समय कहीं भी हो, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे दुबई में हो, चाहे सिंगापुर में, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका में, अगर वो भारत में पंजीकृत है तो उस पर अगर कोई अपराध घटित होता है, कोई गलत काम कारित होता है तो निश्चित
तौर पर उस पर आईपीसी 1860 लागू होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक दूसरा केस और भी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पर और भी कही गई है, भारत में स्थित कंप्यूटर को विदेश से या कहीं से भी विदेश से लक्ष्य करके कोई अपराध कारित हो तो उस पर आईपीसी लागू होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रयागराज से आपको लाइव प्रसारण दे रहे हैं और यहाँ पर रखे हुए किसी बैंक या किसी भी संस्थान के कंप्यूटर को चाइना से हैक कर लिया जाए, उसके डेटा को चाइना से हैक कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भले ही वो चाइना से हैक करता है, ऐसी स्थिति में वो भारत में ही अपराध माना जाएगा और उस चाइनीज वाले कंप्यूटर हैक करने वाले व्यक्ति पर क्या होगा, आईपीसी लागू होगी और उसे सुनवाई के लिए कहाँ आना होगा, भारत में आना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? फिर से समझिएगा, धारा 4 के अंतर्गत क्या क्या बात कही गई है, एक बार फिर से बताता हूँ धारा 4 में क्या क्या बात कही गई है, फिर से ध्यान से सुनिएगा धारा 4 की बातों को। धारा 4 के अंतर्गत कहा गया राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार एवं संहिता का उपबंध। यानी आपसे यह कहा गया कि भारत में पंजीकृत कोई पोत या विमान है, भारत में पंजीकृत कोई वस्तु है, कोई मोटर है, कोई पोत है, कोई विमान है, भारत में पंजीकृत है और वह चाहे उसकी स्थिति वर्तमान में कहीं भी हो, भारत में रजिस्टर्ड है, चाहे वो दुबई में हो, सिंगापुर में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी स्थित हो, अगर उस पर कोई अपराध कारित होता है तो निश्चित तौर पे उस पर भारतीय दंड संहिता 1860 लागू होगी। ये कौन कहता है, बोल के बता दो जरा सा। ये धारा 4 कहता है। प्यार से बोलो कौन, धारा 4। एक बात और मैंने आपसे कहा, एक कंप्यूटर साधन वो भारत में है और उससे संबंधित कोई अपराध अगर विदेश से भी किया जाता है और वो कंप्यूटर साधन भारत में स्थित है तो उस विदेशी वाले व्यक्ति पर जो उस पर लक्षित करके अपराध करता है उस पर भी आईपीसी लागू होगी। जल्दी से प्यार से स्क्रीनशॉट ले लो, धीरे से आगे बढ़ेंगे, धारा 5 की बात करेंगे और इस अध्याय को बात समाप्त करने की बात भी यहाँ पर होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? कंप्यूटर को विदेश से, है ना, विदेशी से नहीं, विदेश से। हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। धारा 5 सेक्शन 5 के अंतर्गत क्या बात की गई है, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। देखिएगा क्या है धारा 5 में, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। चलिए इसको समझिएगा क्या शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या है समझिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। शाब्दिक अर्थ क्या है, कुछ ऐसी विधियां होती हैं, कुछ ऐसे
स्थान होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर इस अधिनियम यानी भारतीय दंड संहिता, इस अधिनियम यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रभाव नहीं डाला जाता है, उसका प्रभाव नहीं होता है। फिर से समझिएगा, कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे स्थान, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है ना, जिस पर क्या होता है इस संहिता, इस अधिनियम का मतलब क्या, भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रभाव नहीं डाला जाता है। कौन से अधिनियम है जरा बोल के बताओ। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारतीय सेना पर, भारतीय सेना पर क्या, भारतीय सेना पर, सेना पर क्या होते हैं, सैन्य अधिनियम लागू होते हैं। भारतीय सेना पर क्या होता है, सैन्य अधिनियम होता है, यानी सेना अधिनियम होता है। और इसमें, इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर भारतीय सेना में कोई अपराध कारित होता है, सेना के अंतर्गत सिपाही लड़ गए, मर गए, तो आईपीसी की धारा 302 नहीं लगेगी, वहाँ पर उसके अपने अधिनियम हैं। वो सेना के एडवोकेट जो होते हैं, सेना के जो जजेज होते हैं, सेना के जो सिपाही होते हैं, सेना के जो ऑफिसर होते हैं, उनको पढ़ाए जाते हैं। हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सेना के अंतर्गत होता है। हम लोग पुलिस वाला पढ़ रहे हैं, सामान्य नागरिक वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सेना के अंतर्गत कुछ गलत काम होता है तो वहाँ पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा, वहाँ पर सेना का खुद का अधिनियम लागू होता है। जैसे अभी रिसेंट में आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम बनाया गया है। आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम बनाया गया है। अभी वर्तमान में आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम के अंतर्गत क्या, जैसे अरे भैया नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जल्दी से आप लोग बोल के बताओ, देश से भागा कौन है पैसा लेके, पंजाब नेशनल बैंक वाला, बोलो जरा नाम बताओ। अच्छा, विजय माल्या, नाम खूब पता है, गलत मत सोचना। जैसे विजय माल्या हो गए, और कौन सा मोदी, नीरव मोदी, है ना, गलत मत बोलना। और कौन सा, जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ये सब देश की आर्थिक क्षति करके क्या करे, ये लोग भाग गए, तो इनके लिए क्या किया गया, एक अधिनियम बनाया गया। इनके लिए अधिनियम क्या बनाया गया, इनके लिए अधिनियम बनाया गया भारतीय आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत इनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, इन पर आईपीसी की बात यहाँ पर नहीं लागू होगी। तो सभी को आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5 धाराएं आज की क्लास मैंने आपको बता दी हैं, फिर से एक बार मैं रिवर्स करके चलता हूं। देखिए आपको याद हो गया है, निश्चित तौर पे याद हो गया है। चलिए जल्दी से मैं आपको ले चलता हूं, एक धारा 1 से लेकर के पूरे 5 धाराओं को मैं आपको सिखा चुका हूं। अध्याय 1 का नाम क्या, बोलो जरा, प्रस्तावना या उद्देशिका। कितनी धाराएं हैं, 5। धारा 1 में संहिता का नाम तथा उसके विस्तार की बात मैंने आपको बताई। धारा 1 के अंतर्गत क्या, संहिता का नाम तथा उसके विस्तार की बात हो गई। बताया मैंने आपको जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 में लागू हुआ। फिर यहाँ पर समुद्री सीमा में 22.2 किलोमीटर यानी 12 नाइट एंगल मील तक लागू होता है, ये भी मैंने आपको बताया। दूतावास क्षेत्रों में भी भारतीय दंड संहिता भी लागू होती है। धारा 2 के अंतर्गत भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड, भारत के भीतर अपराध चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी हो करता है तो वो निश्चित तौर पे वहाँ पर आईपीसी के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। या धारा 3 के अंतर्गत भारत से परे यानी भारत से बाहर की बात हो, लेकिन उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों पर दंड की बात हो रही है। जैसे क्या, कोई भारतीय व्यक्ति अमेरिका में कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति पर क्या लागू होगा, उस पर आईपीसी लागू होगी। ये बात भी समझ में आ गई होगी। धारा 4 के अंतर्गत बात कही गई राज्य क्षेत्रातीत पर संहिता का विस्तार। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई विमान है, पोत है, मोटर है, कुछ भी भारत में रजिस्टर्ड है, कहीं भी अपराध होता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी। कौन कहता है, धारा 4 कहती है। चलिए और एक बात यहाँ पर करी कि अगर भारत में स्थित कोई कंप्यूटर और उस पर कोई लक्ष्य केंद्रित करके क्या करता है, कोई अपराध करता है तो उस पर भी क्या लागू होगी, आईपीसी लागू होगी। ये कौन कहता है, धारा 4। धारा 5 के अंतर्गत बात करेंगे। धारा 5 में क्या कहा गया, कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिन पर इस संहिता, इस अधिनियम का प्रभाव नहीं डाला जाता। जैसे मैंने आपको बताया भारतीय सैन्य अधिनियम जो है, इस पर सेना पर जो होता है ये आईपीसी लागू नहीं होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ तक मुझे यकीन है निश्चित तौर पे आज की जो क्लास है वो रामबाण सिद्ध होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
निश्चित तौर पे आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है वो फलीभूत होगा और आपके कंधों पे सितारे लगेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लीजिए। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है वो तो बहुत ढंग से, बहुत ध्यान से, सीरियस बच्चे वो पढ़ रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी भी एडमिशन नहीं लिया हुआ है वो जल्दी से अपना एडमिशन लॉक करा लें। क्लासेस बहुत जल्दी लॉक कर दी जाएंगी, इसलिए आप लोग एडमिशन अपना सुनिश्चित करा लें। कहीं से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या संस्थान के दिए गए नंबर पे भी कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे यानी धर्मेश सर को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।